नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 फरवरी 2020 और स्वागत है आपका पिलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। हमारे डिस्कशन का आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल जल युक्त सीवर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, दिसंबर 2014 से पहले महाराष्ट्र में लगातार 2 साल तक सूखा आया और बहुत से इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई थी। तो फ्यूचर में ड्रोट की समस्या को एड्रेस करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए ड्रोट ना आए, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। अब कंटेस्ट ये है, महाराष्ट्र की अभी की सरकार ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। ये प्रोग्राम पहले भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, तो जल युक्त सीवर से संबंधित प्रोग्राम के बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे नहरें, बंस, पोन्ड्स, इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा था ताकि मानसून में जो बारिश होती है उस पानी को कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा जो नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स हैं, मतलब नदियाँ, उनको चौड़ा किया गया और उनको जोड़ा गया मजबूत चेक डैम से ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। इसके अलावा देखो, महाराष्ट्र में अभी 52% जो एरिया है वो ड्रोट प्रोन है। वहाँ पर या तो बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर होती ही नहीं है। इसमें मराठावाड़ा का एरिया, मध्य महाराष्ट्र का साथ लगता एरिया और विदर्भ के कुछ पार्ट्स आते हैं। हुआ क्या इस प्रोग्राम से काफ़ी फायदे हुए। जनवरी 2019 तक इस प्रोग्राम के अंतर्गत 16,000 ड्रोट प्रोन विलेजेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। लक्ष्य वैसे ये था हर साल 5,000 ड्रोट प्रोन विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करना और 5 सालों में 25,000 ड्रोट प्रोन विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करना, सूखे की समस्या से बचाना। तो जनवरी 2019 तक सिर्फ 16,000 विलेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था और ऑलमोस्ट 34 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो इरिगेशन के अंतर्गत आ गई इस प्रोग्राम की सहायता से। क्रॉप यील्ड जो है, यानी फसल की पैदावार, वो भी हर साल बढ़ती गई, खास करके खरीफ क्रॉप्स की, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स की पैदावार में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमने जल युक्त सीवर के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया, लेकिन अब इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रॉस पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? ब्रुनेई देखो एक देश है मलेशिया के पास। यहाँ पर साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने लैंड स्नेल की एक नई स्पीसीज को डिस्कवर किया। ये आप तस्वीर देख सकते हो लैंड स्नेल की नई स्पीसीज की। ये जो नई स्पीसीज मिली है लैंड स्नेल की, इसको नाम दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप जानते हो, ये स्वीडन की एक एक्टिविस्ट हैं जो कि जागरूकता फैलाने का काम करती हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इन्हीं के नाम पर लैंड स्नेल की नई स्पीसीज को नाम दिया गया है। इससे पहले भी बीटल की एक छोटी सी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था और नाम दिया गया था इन्हीं के नाम पर, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर, नेलोप्टोडस ग्रेटे। वैसे 2018 में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, लिनार्डो डी कैप्रियो के नाम पर भी बीटल की नई स्पीसीज का नाम दिया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल योंगल ब्लू होल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, योंगल ब्लू होल जो कि साउथ चाइना सी के जीसा आइलैंड्स में है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर यूपीएससी लोकेशन पूछती है कि योंगल ब्लू होल कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में जीसा आइलैंड्स में है योंगल ब्लू होल। यहाँ पर ऑलमोस्ट 8,000 साल पुराना कार्बन मिला है। ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है। ब्लू होल एक प्रकार से मैरीन कैवन्स होते हैं। कैवन का मतलब होता है गुफा। सिंपल भाषा में बात करें, ब्लू होल कैसे बनता है? देखो, कार्बोनेट चट्टान जो है वो डिजोल्व हो जाती है और वहाँ पे खड्डा हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कार्बोनेट रॉक थी जो कि डिजोल्व हो गई और एक खड्डा बन गया। खड्डे में पानी आ जाएगा और ब्लू होल बन जाएगा। खड्डा एक प्रकार से गुफा होती है, इसीलिए कहा जाता है ये जो ब्लू होल होते हैं वो मैरीन कैवन्स होते हैं। कैवन मतलब गुफा, केव। तो ये योंगल ब्लू होल की हम बात कर रहे हैं जहां पर 8,000 साल पुराना कार्बन मिला है। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट ब्लू होल है।
टॉप से बॉटम तक टोटल जो गहराई है इस ब्लू होल की वो है 300 मीटर। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें, ब्लू होल में जो पानी होता है वो आसपास के ओशन के पानी से आइसोलेटेड होता है, और थोड़ा बहुत जो फ्रेश वाटर हासिल होता है ब्लू होल में वो बारिश से होता है। देखो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से ऑक्सीजन डिप्राइव्ड मैरीन इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए ये बहुत ही अच्छी लोकेशन होती है। एक्वेटिक कैवर्न्स और ब्लू होल्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो जो एक्वेटिक कैवर्न्स यानी एक्वेटिक गुफाएं होती हैं वो आइसोलेट नहीं होती हैं ओशन से, लेकिन जो ये ब्लू होल्स होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया ये ओशन से आइसोलेटेड होते हैं, और सामान्यतः इनका जो आकार होता है वो सर्कुलर होता है, ऊपर से ओपन होते हैं ये ब्लू होल्स जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हो, और दीवारें बिल्कुल स्टीप होती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है योंगल ब्लू होल की? जैसा हमने डिस्कस किया गहराई है योंगल ब्लू होल की 300 मीटर। इससे पहले सबसे गहरा ब्लू होल माना जाता था डीन ब्लू होल को। ये कहाँ है? बामस में। इस ब्लू होल की जो गहराई है डीन ब्लू होल की वो है 202 मीटर। देखो ज़्यादातर ये जो ब्लू होल्स होते हैं वो एनोक्सिक होते हैं, मतलब एक गहराई के बाद डिजोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऐसा ये जो इन्वायरमेंट होता है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है ये अनफेवरेबल है सी लाइफ के लिए, मतलब यहाँ पे जीव जंतु नहीं पनप सकते। बहुत बार ये एक रीज़न होता है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का ना होना जिसकी वजह से जीव जंतुओं की डेथ हो जाती है एकदम से, मास एक्सटिंक्शन हो जाता है। मास एक्सटिंक्शन में जीव जंतुओं की बड़ी संख्या में डेथ हो जाती है, तो जिसका एक रीज़न ये भी होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रिसर्च अच्छे से हो सकती है कि क्या होता है, किस प्रकार से जीव जंतुओं की डेथ होती है। इसके अलावा देखो एक गहराई के बाद जहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती, कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो कार्बन साइकिल को स्टडी करने के लिए भी ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी से संबंधित है। किस लिए गठित की गई है ये कमेटी? देखो 1985 में एक अकॉर्ड साइन हुआ था असम अकॉर्ड्स, और इस असम अकॉर्ड के क्लास 6 में प्रोविज़न किया गया था कि एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स लिए जाएंगे ताकि असम के लोकल लोगों का जो कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी या फिर हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके और उसे प्रमोट किया जा सके। मैं फिर से बोलता हूँ, असम अकॉर्ड के क्लास 6 में प्रोविज़न ये था कि एप्रोप्रिएट संवैधानिक, लेजिस्लेटिव और सरकार जो स्टेप्स लेती है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कहा जाता है, ये सब लिए जाएंगे ताकि असम के लोकल लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, उनकी लैंग्वेज, उनकी हेरिटेज, इन सब चीज़ों को ना सिर्फ सहेज के रखा जा सके बल्कि प्रमोट किया जा सके। तो असम अकॉर्ड को साइन हुए ऑलमोस्ट अब 35 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये जो बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी गठित की गई है, इसको काम दिया गया है ये देखना अभी तक क्लास 6 ऑफ असम अकॉर्ड्स के अंतर्गत जो प्रोविज़न किए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो कितने इफेक्टिव साबित हुए हैं। समझ गए? मतलब क्या वास्तव में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं संविधान में, या फिर ऐसा कोई कानून बनाया गया है, या फिर सरकार ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे असम के लोगों का कल्चर प्रमोट हो, प्रिजर्व हो, सोशल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी प्रमोट हो, प्रिजर्व हो। ऐसे स्टेप्स जो लिए गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस कैसी है, ये पता लगाने के लिए बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी गठित की गई है गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई न्यू दिल्ली में। इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। थीम जुडिशरी एंड चेंजिंग वर्ल्ड। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई, जैसे जेंडर जस्टिस, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। वैसे टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन
मेंस के लिए और खासकर ऐसे में ये जो टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन हुई ये इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्राइवेसी इन इंटरनेट एज, हार्मोनाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन विज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया जुडिशियल वर्ल्ड का। इस कंसेप्ट को लॉन्च करने का मकसद ये था, ये इंश्योर करना हमारे देश में हर एक सिटीजन को जुडिशियल सिस्टम की एक्सेस मिले, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर का हो। इसके अलावा एम ये भी था जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करना और काफ़ी सारे दूसरे एरियाज़ में जहाँ पर अभी तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है, उनको उनकी पहचान नहीं मिली है, जैसे माइनिंग एरिया और मिलिट्री एरिया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से संबंधित, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 5 आर्टिकल्स को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।